शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना जो शास्त्र हमें सिखलाता है, विद्वानों की सम्मति से व्याकरण वह कहलाता है। इन्हीं काव्य पंक्तियों के साथ एक बार फिर मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ सरदाना के इस मंच पर हिंदी विषय के साथ दिशा ज्योति बुटानी। आइए इसी विषय के अंतर्गत आज हम जो हमने वर्णमाला पढ़ लिया था, जो हमने वर्णमाला के बारे में जाना, उसी के बारे में आगे और विस्तृत रूप से जाने। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को वर्णमाला के संबंध में बता चुकी हूँ कि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसी के अंतर्गत हमने वर्ण को यह जाना कि वर्ण के हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, ये निश्चित और क्रमबद्ध होती है। तो आइए इसी विषय के बारे में हम ये जानें कि हमारी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, उनके कौन से भेद हैं, उन्हें किस रूप में मुख्य अवयवों या उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है। और ये बात बताने से पहले एक बार और मैं ये बात भी बता दूं कि हमारे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं या इंटरव्यूज़ जहां लिए जाते हैं या फिर नर्सरी से लेकर 12th तक जिन लोगों का स्पेशली हिंदी विषय होता है, उन लोगों के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि बताइए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को किस किस क्रम में बांटा गया है, और उस समय हम उलझ जाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को वर्णमाला के किस रूप में भेद किए गए हैं उनके बारे में बताती हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जो हमारा विषय है उसके अंतर्गत मैं जो आपको विषय बता रही हूँ वो है वर्णमाला। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा और इस पिक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्णमाला आखिर क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्णमाला जो है उसके दो भेद किए गए हैं। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भेद हैं। और कौन कौन से दो भेद हैं? तो वर्णमाला के जो दो भेद हैं वो हैं स्वर और व्यंजन। यदि हम स्वर और व्यंजन के रूप में देखें तो हमें यहाँ पर क्रम वाइज इसमें दे रखा है, क्रम से दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए वर्णमाला के दो भाग करके दिए, एक तरफ स्वर, दूसरी तरफ व्यंजन। स्वरों को वर्णमाला में पहला स्थान दिया गया है। उसका कारण यह है कि इन्हें बोलते समय हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना होता है, एक बात। दूसरी बात, स्वरों का प्रयोग जो है वह मात्राओं के रूप में किया जाता है, यानी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। यानी स्वर दो तरह से काम आते हैं। एक तो स्वतंत्र रूप से हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे अ से हमने बनाया अनार, ठीक है, तो ये शब्द में अ लिखा है हमने, और इसी तरह से हम इनका मात्राओं के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो स्वरों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 11 है। ये याद रखिएगा, कुल मिलाकर ये 11 स्वर हैं, लेकिन इनको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ मैंने 2 भाग लिखे हैं, एक तरफ ह्रस्व है, दूसरा तरफ दीर्घ है। ह्रस्व का अर्थ अगर हम देखें तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी कि वो वर्ण जो छोटे हैं, ह्रस्व यानी छोटे। अब छोटे से मतलब यानी क्या? तो ये वो वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमें बिल्कुल भी अधिक प्रयत्न नहीं करना होता है, ठीक है, और इनकी मात्राओं को हम छोटी मात्रा कहते हैं। तो ये जो ह्रस्व वर्ण है इनकी कुल मिलाकर संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। और इन्हीं ह्रस्व वर्णों को मूल वर्ण भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इन्हीं वर्णों की सहायता से हमारे दीर्घ वर्ण यानी कि बड़े, दीर्घ का अगर हम अर्थ देखें तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़े, बड़े वर्ण बनते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि ये 7 होते हैं। अब जैसा कि मैंने इन्हें कहा कि इन्हें दीर्घ वर्ण होने के साथ साथ इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं या संयुक्त स्वर भी कहते हैं।
कारण देखो, संयुक्त का सबसे पहले अर्थ जान लीजिए। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़े हुए या मिले हुए। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। तो किस तरह से जुड़े हुए? जैसे अगर हम आ को देखें तो आ वर्ण जो है वो किससे मिलकर बना? अ धन अ से। तो यानी ये क्या हुआ? संयुक्त स्वर कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना, दो वर्णों को मिलाने पर बना। इसी तरह जो ई है वो ई भी इसी तरह ई और ई को मिलाकर बनी, यानी दोनों छोटी ई मिलाकर क्या किया गया? ई बनाया गया। उसी तरह ऊ को भी क्या किया गया? ऊ और ऊ को मिलाकर बनाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा है ए, ऐ, ओ और औ। इनको बनाते समय जैसा यहाँ पर एक ही वर्ण को लिया गया, लेकिन यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि जैसा कि यहाँ मैं बता रही हूँ कि एक ही एक वर्ण है, लेकिन अब क्या होगा? अब जो होगा दूसरे वर्ण का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अ के साथ में ई का इस्तेमाल। अ अलग ग्रुप से, ई अलग ग्रुप से। इसी तरह ऐ के अंतर्गत भी किया गया। ठीक है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो बाकी वर्णों में भी यही चीज की गई, और इसी वजह से ये क्या हुआ? अ धन ऊ। अ धन ऊ के प्रयोग से ओ बना। इसी तरह से औ जो है वो अ धन ओ से बना। ये कुल मिलाकर इस तरह से वर्ण बने हैं। तो ये अलग अलग वर्ण बनने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम इसीलिए दीर्घ कहते हैं। फिर इनके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बने हुए वर्ण हैं, ये वर्ण दीर्घ समय लेते हैं, यानी इनके उच्चारण में दीर्घ समय लगता है। इसी वजह से इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय कम लगता है, इसलिए उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसी के अंतर्गत एक चीज़ और बता दूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अ धन ई से मिलकर ए बना है, और अ धन ए से मिलकर हमारा क्या बना? ऐ बना है। इसी तरह से अ धन ऊ से मिलकर हमारा ओ बना, और अ धन ओ से मिलकर औ बना। यानी एक एक वर्ण वही आगे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से वो बने हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनका निर्माण हुआ। तो इसी वजह से इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर के साथ साथ इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और इनकी संख्या 7 है। अब इसी के अंतर्गत एक और स्वर का प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं प्लूत स्वर। ये यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्लूत स्वर। अब प्लूत स्वर क्या होते हैं? तो प्लूत स्वर जो होते हैं वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व में सबसे कम, दीर्घ में उससे बढ़कर, और प्लूत में सबसे ज़्यादा उच्चारण होता है। लेकिन इनके लिए कोई अलग से स्वर नहीं है, कोई अलग से वर्ण नहीं है। इन्हीं वर्णों को जब हम लंबा खींचते हैं तब इन्हें कहा जाता है प्लूत स्वर। जब हम किसी को पुकार रहे होते हैं तो उस समय राम, तो यहाँ जो ये रा को हमने लंबा खींचा वो क्या कहलाएगा? प्लूत स्वर। इसी तरह से हम ओम का उच्चारण जब करते तो ओ को भी हम लंबा खींचते हैं। बस ये वर्ण ही क्या कहलाते हैं? प्लूत स्वर कहलाते हैं। यानी वो स्वर जिन्हें लंबा खींचकर उच्चारण किया जा रहा है या तिगुना समय लगाया जा रहा है जिनके उच्चारण में, उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। तो अलग से प्लूत स्वर की कोई संख्या नहीं है। इन्हीं का जब 3 गुना वर्णन होता है या उच्चारण होता है तो उन्हीं को हम प्लूत स्वर कहते हैं। अब इसके आगे मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बता देती हूँ। ये तो हमने जाने स्वर, अब हम आते हैं व्यंजन पर। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता देती हूँ कि आप लोगों के मन में एक चीज़ बनी हुई रहती होगी हमेशा कि हम क्या करते हैं, स्वर के जस्ट बाद अम और अह लिखते हैं। ठीक है, और अम और अह फिर ये क्या है? तो ये कहलाते हैं अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होता है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, ये बना है अ धन योग धन वाह से। ठीक है, यानी कि वो वर्ण जिनको बोलते समय अयोग यानी योग यानी जुड़ना, यानी जो
जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हर जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। यानी इनको स्वर के साथ इसलिए रखा जाता है कि ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरह से ये व्यंजन होते हैं, और इसीलिए इन्हें यहाँ पर रखा जाता है। हाँ, अलग अलग रूप में मैं इनके नाम बता देती हूँ कि यदि हम अम की बात करें तो अम जो है उसे हम हिंदी में अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार कहा जाता है। जबकि जो अह लिखा हुआ है उस अह की अगर हम बात करें तो अह को हिंदी में विसर्ग कहते हैं। विसर्ग किसे? यानी इन दो बिंदुओं को। और इसी का एक उदाहरण जैसे हम बोलते हैं प्रातः, तो प्रातः के अंतर्गत जो दो बिंदी लगी होती है, या अतः बोलते हैं तो उसमें जो दो बिंदी लगी होती है बस वो ही विसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको स्वर के जस्ट बाद जो अयोगवाह आते हैं उनके बारे में भी बता दिया। अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर। स्वर के जस्ट बाद आते हैं व्यंजन। आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जब भी स्वर व्यंजन जब एक साथ लिखे होते हैं, यानी जब आप देखेंगे नर्सरी का एक पट्टी पहाड़ा उठाकर देखना, ये नर्सरी की जो किताबें जिनमें हिंदी की किताब में वर्णमाला होती है तो उनमें शुरू में तो चित्रों के माध्यम से एक साथ लिख दिया जाता है, लेकिन जब बाद में बिना चित्र के जब लिखा जाता है तो ऊपर पहले स्वर लिखे होते हैं, फिर व्यंजन की हेडिंग से व्यंजन लिखे होते हैं जिनमें हर एक जगह पर क्रम वाइज 5-5 वर्ण लिखे हुए होते हैं। यानी वो चाहते तो 6 भी लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, एक पंक्ति में 5 ही वर्ण लिखे हुए होते हैं। तो उसका कारण है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो व्यंजन है उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ये सब काम किया है हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने, और उसके पीछे कारण यही कि जैसा हम बोले वैसा ही हम लिखें। और इसमें एक दूसरी चीज़ ये कि हम सरलता से कठिनता की ओर जा रहे हैं। फिर साथ में जो मुख्य अव्यय हैं उनके प्रयोग के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहले जो स्वर आते हैं वो कंठ वाले होते हैं, यानी कंठ से बोले जाते हैं। फिर इसी तरह से व्यंजन के अंतर्गत जो पहला भाग आता है वो है स्पर्श। अब स्पर्श व्यंजन क्या? तो जिन्हें मुंह के जो अव्यय हैं वो छूकर निकलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम मुंह के हिस्सों को छूकर बोलते हैं उन्हें स्पर्श कहा जाता है, क्योंकि स्पर्श का मतलब होता है छूना या टच करना। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श के अंतर्गत ये अलग अलग क्रम में दिए गए, तो इन्हीं का क्रम में यही इसी के सामने लिख देती हूँ। इसे कहा जाता है क वर्ग, जिसके अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं। इसी तरह से ये है च वर्ग, जिसके अंतर्गत इनका मतलब जो वर्ग बना हुआ है वो पहले वर्ण के नाम पर ही बना हुआ है। ट वर्ग, अब ये जो वर्ग बने हुए हैं ना, इनमें हर किसी में 5-5 वर्ण शामिल किए गए हैं, और ये 5-5 वर्ण जो हैं अलग अलग मुंह के हिस्सों के आधार पर डिवाइड हैं, और ये है प वर्ग। अब जो ये प वर्ग है इसके पश्चात हमें न और न दे रखें। ये जो 2 वर्ण दिए हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो ये मैं यहाँ बता दूँ कि इन्हें कहा जाता है द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट कहते हैं या तो फिर इन्हें कहा जाता है उच्छिप्त। अब उच्छिप्त का अर्थ आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। तो उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, और इसी में हमने वो वर्ण शामिल किए, कौन से? ण और ण। इन्हें नव विकसित वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ये बाद में आए हैं, और इन्हीं को मिलाकर कुल मिलाकर स्पर्श वर्णों की संख्या हो जाती है 27। ठीक है, 11 हमारे हुए इस स्वर। ठीक है, मैं यहाँ पर और एक बार लिख दूंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे वर्ण कुल मिलाकर कितने हुए। तो वर्ण जो कुल मिलाकर यहाँ दिए गए हैं वो है 52, और उसी में हम अलग अलग संख्या लिखते जाएंगे। तो यहाँ स्वरों की संख्या तो 11 है, साथ में 2 अयोगवाह मैंने इसमें जोड़ दिए। ठीक है, ये जो 41 लिखे हुए हैं ये सही है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको जोड़ के बताती जा रही हूँ। फिर इसके बाद हम आते हैं अंतस्थ पे। अंतस्थ में भी देखो ये 2 बिंदी लगी हुई है, ये 2 बिंदी विसर्ग की ही लगी हुई है, और इसके अंतर्गत 4 वर्ण है। अब अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंत का मतलब, अंतः का मतलब होता है अंदर।
अंतः का अर्थ होता है अंदर, अंत का मतलब होता है समाप्त, लेकिन अंतः का मतलब होता है अंदर, यानी अंदर से निकलने वाले वर्ण। ये वो वर्ण होते हैं जो हमारे कंठ से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं और मुंह के किसी हिस्से को जीभ छूती नहीं है। आप चाहें तो उच्चारण करके देख सकते हैं, य र ल व। और इस समय में हमारी जो इन वर्णों के उच्चारण में कहीं जीभ टच न होने के कारण या अंदर से निकलने के कारण इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। साथ ही साथ अयोगवाह की तरह इन्हें भी अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है स्वर की तरह ही बिना प्रयत्न के या कम प्रयत्न के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए ये आधे स्वर है। और आधे स्वर इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि ये व्यंजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें मात्राएं लगती हैं, स्वर का इस्तेमाल इसके साथ में किया जाता है, तो इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 4 है। फिर इसके बाद आता है ऊष्म। ऊष्म को अगर हम दूसरे अर्थों में देखें तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ये जो ऊष्म शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत भाषा में गर्म को ऊष्म कहते हैं। अब इन्हें गर्म वर्ण कहने का कारण, तो इसलिए इन्हें गर्म वर्ण या ऊष्म वर्ण कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमारी जो सांस है वो गर्म हो जाती है। देखिए, आप भले बोल के देखिए, श श स ह, तो इनके उच्चारण के समय हमारी जो श्वास है वो गर्म होती है, इसी वजह से इन्हें ऊष्म वर्ण की गिनती में रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम हम बोलते समय तो इतना सब देखते नहीं है, लेकिन बोलते समय भी होता है, लेकिन वो एक प्रवाह में हम बोलते चले जाते हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं शलगम, तो शल श को मैंने थोड़ा खींचा फिर ल पे गई थी, तो उस हमको बोलते समय मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस जो होती है वो थोड़ी लंबी खींचनी होती है, इसी वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या भी 4 है और ये अंतस्थ के बाद आते हैं। फिर आते हैं आगत। आगत का मतलब होता है अपनाए हुए या बाहरी भाषा से आए हुए। तो ये जो ज और फ है, इसके अलावा इसके अंतर्गत क, ख, ग को भी रखा गया है, लेकिन ज और फ का उच्चारण सबसे ज़्यादा होता है। ये ज और फ क्या है, तो इनके जस्ट नीचे आप देखो एक बिंदी लगी हुई है और ये बिंदी कहलाती है नुक्ता और इनका इस्तेमाल उर्दू, अरबी, फारसी के जितने भी शब्द होते हैं उनके उच्चारण करते समय किया जाता है। जैसे हमें बोलना होता है मुआफ़ी, तो हम मुआफ़ी बोलते समय विशेष तौर पर फ का उच्चारण जो करते हैं वो अलग तरह से करते हैं, तब हम ये बिंदी लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें अफ़गान बोलना है तो उसमें भी हमें ये नीचे बिंदी लगानी होगी। तो ऐसे कई सारे वर्ण जो बाहरी भाषा के द्वारा हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें हम आगत वर्णों की गिनती में रखते हैं। वैसे यहाँ पर 2 वर्ण दिए गए हैं, लेकिन इनकी कुल मिलाकर 5 हैं। और इसी तरह से मैं स्वर के अंतर्गत भी बता दूं कि स्वर के अंतर्गत भी एक आगत स्वर है। और आगत स्वर कौन सा है, तो आगत स्वर है अ। अब ये अ क्या है, तो ये अ जो है इंग्लिश के जितने भी वर्ण शब्द हैं उनके अंतर्गत हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे कॉपी, तो कॉपी लिखते समय हम लिखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिखते हैं। ये मैंने लिखा कॉपी, और कई बार हम इंग्लिश वर्णों को भी लिखते हैं, या कॉफ़ी लिखते हैं, ठीक है, बॉल लिखते हैं, तो उस समय में ये लिखा जाता है और इसको कहते हैं आगत वर्ण। और ये आगत वर्ण अंग्रेजी के वर्णों के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक हो गया, तो एक गिनती इसकी भी गिननी होगी, तो स्वर की कुल संख्या में एक गिनती इसकी भी हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन पर। जिस तरह से संयुक्त स्वर होते हैं उसी तरह से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब संयुक्त जो व्यंजन है उनको मैं बता देती हूँ कि क्यों ये संयुक्त व्यंजन है, किस तरह से बने। तो ये भी 2 वर्णों से मिलकर बने हैं और इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यानी जैसे हम अगर क्ष की बात करें
तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ से हटाया और ये इधर इस साइड लिख रही हूँ। तो अगर हम क्ष की बात करते हैं, ये मैंने लिखा यहाँ पर क्ष, तो ये क्ष किससे मिलके बना, तो ये मिलकर बना है क धन श से। एक चीज और बता दूं, परीक्षा में अधिकांशतः यह प्रश्न किया जाता है कि क्ष से बनने वाले शब्दों को शब्दकोश के अंतर्गत किस क्रम में रखेंगे। तो ये प्रश्न परीक्षा में अधिकांशतः परीक्षा में यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रश्न कहा जाता है यूपीएससी की परीक्षा सबसे डिफिकल्ट होती है, तो उसके अंतर्गत ये पूछा गया कि क्ष से बनने वाले शब्द जो हैं वो शब्दकोश में कहाँ रखे जाते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि क्ष से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो क के बाद रखे जाते हैं, आधा क के बाद रखे जाते हैं। यानी क्लेश लिखा और क्लेश के बाद अगर हमारे पास कोई शब्द नहीं है तो जस्ट उसके बाद क्ष से बनने वाले शब्दों को रखा जाएगा। तो अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें क्षत्रज्ञ श्र को आखिरी में रखा है, लेकिन जब शब्दकोश में इसको लिखा जाता है तो जहाँ ये जिस शब्द से मिलकर जुड़कर बने हैं वहीं पर इनका, जिन वर्णों से मिलकर बने हैं वहीं पर इनका शब्द बना हुआ रखा जाता है। तो अगर आपको क्ष से जुड़े हुए शब्द सर्च करने हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत यानी हिंदी डिक्शनरी में आपको ढूंढना है तो आप कहाँ ढूंढेंगे, क के क्रम में ही और ख से पहले, क के आखिर में और ख से पहले क्ष से बने हुए शब्द आते हैं। फिर इसी तरह से मैं आपको त्र के लिए भी बता देती हूँ। त्र के लिए भी इसी तरह का प्रश्न आ सकता है कि त्र से बनने वाले शब्द कहाँ आएंगे। ये देखिए त्र ऐसे बनेगा, आधा त और र, त्र, ठीक है। इसी तरह ज्ञ का भी बता दूं तो इसका उच्चारण तो हम ज्ञ करते हैं, लेकिन ये बना हुआ है ज, आधे ज और अंगह से, ठीक है। ये अंग है, ये अंग जो है च की लाइन में अंत में आता है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना है ये ज्ञ। और फिर हम आ जाते हैं श्र पर। तो श्र कैसे बना, तो श्र जो है वो बना है श आधा और र। ये जो मैंने नीचे लगाया ना इसको हलंत कहते हैं। ये हलंत हमें बताता है कि ये वर्ण जो है आधा है। आधा का मतलब इसमें स्वर अ शामिल नहीं है, और बाकी जितने भी यहाँ पर ये लिखे हुए ना इनमें सब में अ शामिल है। अगर इनमें से भी अ को निकाल दिया जाए ना तो इन्हें हम इसी तरह से हलंत लगाकर लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। अब इसी में मैंने आप लोगों को जो ये संख्या बताई है इन्हीं में एक और हमारा जो कहना चाहिए कि स्वर है, वो स्वर कौन सा है, तो वो स्वर है चंद्र बिंदु, जिसको के अनुनासिक भी कहा जाता है। इसे अनुनासिक भी कहा जाता है और चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, 2 नामों से इसे हम बोलते हैं। तो ये चंद्र बिंदु भी एक तरफ से हमारी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। और उसी आधार पर अगर हम देखें तो हमारे वर्णों की संख्या फिर कितनी हो गई, तो यहाँ एक वर्ण मैंने और गिना, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और उसी आधार पर मैं यहाँ पर इनकी गिनती आपको बता देती हूँ कि ये यहाँ पर 52 संख्या बिल्कुल सही है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो आपको 52 ही बताना है। 52 यानी कि 52 जो है वो वर्णों की कुल संख्या है। लेकिन उसके अलावा हमने और कौन कौन से वर्ण शामिल किए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 तो हमारे अयोगवाह हुए, ठीक है, ये अयोगवाह लिख देती हूँ मैं यहाँ। जबकि ये 1 जो है ये आगत है और 1 जो है वो चंद्रबिंदु है। तो इनसे आप समझ गए होंगे कि इनकी संख्या जो है वो 52 से कितने पे हो गई, 56 पर हो गई। वैसे देखा जाए तो इनकी कुल संख्या 56 हो गई, लेकिन परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको 52 ही बताना है। तो ये 52 संख्या जो है हमारी क्या है, कुल मिलाकर वो संख्या है जिसको कि हम वर्णमाला के अंतर्गत गिनते हैं। तो यहाँ स्वर की संख्या 11,
ठीक है। व्यंजन की कुल संख्या 41। 41 कैसे हुई? तो 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन है, उसमें 2 द्विस्पृष्ट है, कुल मिलाकर 27 हुए। 27 में 4 ये वर्ण हुए, 4 हमारे ऊष्म हुए, 2 आगत हुए और 4 संयुक्त हुए। इनको कुल मिलाकर जोड़ने पर जो हमारी संख्या होगी वो होगी 41। और 41 के अंतर्गत हमने 7 और 4 11 वर्ण स्वर के भी गिने हैं, तो कुल मिलाकर हमारे वर्णों की संख्या हुई 52। तो इस तरह से ये जो मैंने आप लोगों के समक्ष जो ये वर्णमाला रखी है, ये वर्णमाला जो है साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। इसका कारण है कि यहाँ पर अ को पहले क्रम पर रखा गया, क्योंकि उसमें हमें उच्चारण करते समय न तो अधिक प्रेशर देना पड़ता है, यानी न तो अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और न ही उसमें अधिक सांस खींचनी पड़ती है। और ये मुख्य रूप से, ये मुख्य क्यों है? क्योंकि ये सभी के अंतर्गत शामिल है, तो इसीलिए उसे पहले क्रम पर रखा गया। साथ ही साथ जैसा इसमें हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, या जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। ये जो वर्णमाला है ये देवनागरी वर्णमाला है और इसे इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये देवनागरी लिपि है। वर्णमाला जो लिखी गई है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी अधिकांशतः प्रश्न में पूछा जाता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला जो है वो किस लिपि में लिखी गई है। तो लिपि यानी स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, और लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।